नाज़रीन आदाब, मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जेके खास। जम्मू कश्मीर में पल्मनरी इन्फेक्शंस की तादाद में इजाफा हो रहा है। 2 साल से 15 साल के बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन की शरह बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती बीमारी की बुनियादी वजह क्या है लॉन्ग कोविड इम्पैक्ट, इस हवाले से हम आज जेके खास में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नज़ीर शाह। डॉक्टर शाह सीडी अस्पताल श्रीनगर में चेस्ट डिजीज़ के HOD हैं। इनसे हम इस अहम मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ 18 जम्मू और कश्मीर के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आप जैसा कि जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोविड के बाद जो है वो कई तरह की जो हैं लोगों को मुश्किलात दरपेश हुई। जो मरीज़ थे उनको मुश्किलात दरपेश हुई। अभी जो है कि जो जम्मू कश्मीर में जो है वो सीने की तकलीफ़ जो है उसके जो मरीज़ हैं उनको उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इसके जद में आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं शब्बीर मीर जुड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या बुनियादी वजह है इसकी, क्या जो बच्चे हैं वो इसकी जद में ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। देखिए इरफान, जो हमने यहाँ देखा जो क्यों आ रहे हैं वो तो माहिरीन ही बताएंगे, लेकिन हमने जो यहाँ पे देखा कि बच्चे ख़ास तौर पे, हालांकि कई लोग इसमें शामिल है, लंबे दौर तक खुश खांसी रहती है। कई बच्चे हमने देखा कि अस्पतालों का रुख कर रहे हैं आजकल, खांसी काफ़ी देर तक रहती है, बुखार रहता है। और कुछ जो पीडियाट्रिशियंस हैं, माहिरीन अमराज तिफ्ल हैं, वो कहते हैं हमें कि ये जो है ये RSV एक वायरस है, उसकी वजह से होता है। हमने आमतौर पे ये गर्मी का जो वक्त होता है इसमें आमतौर पे इस तरह के वायरस नहीं रहते थे। बिल्कुल ये जो मेरी कुछ पीडियाट्रिशियन से बात हुई, वो कहते हैं कि ये इस वक्त में ये वजह ये है कि ये जो बच्चे हैं कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में काफ़ी देर तक ये घरों में रहे और उसके बाद एक तरह की इनकी जो कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यूनिटी है, इस हद तक थोड़ी सी कम हो गई और एकदम से जब वो स्कूल गए तो एक्सपोजर उनका बढ़ गया और उस एक्सपोजर की वजह से ये जो वायरल डिजीजेज उनको लग रही हैं। लेकिन प्रोफेसर नवीद नज़ीर शाह हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो खुश्क खांसी, बुखार और इस तरह की अलामात हैं बच्चों में, ये क्यों कर हैं? देखिए शबीर भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं ये कहूँगा कि देखिए हमारा जो ये 3rd कोविड वेव आ गई और जो हमारी करीब जनवरी फरवरी में यहाँ पे आई थी, तो जो ही वो वेव थम गई उसके बाद ही हमारा ये कोइंसाइड हो गया, हमारे स्कूल जो यहाँ पे खुले तो उसी टाइम हमारा ये स्टार्ट हो गया। और अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में जो हम देखते हैं कि जो स्प्रिंग सीज़न है वो पोलन का भी सीज़न होता है हमारा, तो इस वजह से 2-3 साल से चूंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और पूरे जब भी कोई बाहर जाता था तो मास्क वगैरह जो है वो पूरे पहन के निकलते थे। ये मास्क हमें न सिर्फ कोविड के अगेंस्ट, ये हमें बाकी वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी और जो एलर्जी में मुब्तला थे उनको भी प्रोटेक्शन देता था ये एलर्जी की तकालीफ से। तो जो ही हमारा ये स्कूल्स वगैरह खुले तो बच्चे क्योंकि 3 साल से, जैसे आपने खुद फरमाया कि 3 साल से वो करीब घरों में ही बैठे हुए थे, जो एक इम्यून सिस्टम एक जो बॉडी में डेवलप होता है अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शंस, वो ऑब्वियसली तभी डेवलप होता है जब किसी जरासीम से या कोई भी वायरस से एक बॉडी का सामना होता है। तो चूंकि 3 साल से बच्चे घर में ही थे, मास्क पहने हुए थे, तो एक्सपोजर इनका बहुत कम था, जिसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम जो बच्चों में वैसे ही बहुत कमज़ोर होता है, तो और भी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है ड्यू टू एक्सपोजर टू एलर्जेंस या ड्यू टू एक्सपोजर टू जो जरासीम है वो कम हुआ, इम्यूनिटी कम हुई। तो जो ही बच्चे स्कूल गए तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे जो है इनको ये वायरल इन्फेक्शंस का सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ। एक बच्चा इन्फेक्ट हुआ, वो घर आया, घर में भी बाकी जो अफरादी खाना थे वो भी इस वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए और ऐसे ही साइकिल चलता गया। और कोइंसाइड इससे भी हो गया कि जो ऑलरेडी एलर्जी के बीमारी में मुब्तला थे उनमें भी एक तो पोलन भी था, उससे भी एक्सपोजर हो गया, उसकी वजह से भी सिम्टम्स हो गए। और सुपर इम्पोज जब एक वायरल इन्फेक्शन होता है ऐसे पेशेंट में, उसके सिम्टम्स और भी ज़्यादा एग्रीवेट होते हैं। तो इस वजह से ये सिलसिला जो है हम
अभी तक ये चल रहा है। और अगर हम अपने अस्पताल की बात करें, हमारा यूजुअली इस सीजन में जो होता था, हमारे यूजुअली इस सीजन में ऐसे कोई पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट नहीं होते थे जो निमोनिया में मुबतला होते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि न सिर्फ बच्चे लेकिन बुजुर्ग या जवान भी इस ऐसे इन्फेक्शनों में मुबतला हो रहे हैं और हमारे यहाँ ज़ेर तामीर है इस टाइम हमारे अस्पतालों में। तो ओवरऑल देखें कि जो इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि ये ऐसा सीजन नहीं होता था जिसमें ये पेशेंट्स हमारे पास आते थे। डॉक्टर साहब, इसमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के भी पेशेंट्स के आ रहे हैं या? देखिए बिल्कुल, हम निमोनिया के पेशेंट तो आते ही हैं। यूजुअली ये हम देखते हैं कि इनमें वायरल इन्फेक्शन होता है और जिनमें इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो सुपरएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनमें हो जाता है। और जो ऑलरेडी जो सीओपीडी में मुबतला होते हैं, जिसमें हम एक टाइप होता है ब्रोंकाइटिस, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स, उसके पेशेंट्स भी हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। अस्थमा के पेशेंट्स आ रहे हैं, या जो भी जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो काफी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में विद इन्फेक्शंस। जी, और एक डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगा, ये तो आम डर्मेटोलॉजिक सिंड्रोम और ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है, ये भी देखा गया है कोविड वायरस के बाद। जब ये चीजें हुई तो मरीजों में इसकी तादाद भी देखी गई कोविड-19 के बाद। देखिए, कोविड का जो एक तो एक्यूट इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है हम देखते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी सिम्टोमेटिक होते हैं, जिसमें निमोनिया होना या रेस्पिरेटरी फेलियर होना। ये तो हो गया एक्यूट स्टेज। एक पेशेंट जब ये एक्यूट स्टेज से निकलता है तो हमने काफ़ी लोगों में देखा है कि जो है एक सिंड्रोम जैसा डेवलप हो जाता है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड कहलाते हैं, जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि एक तो पेशेंट में बहुत थकावट सी रहती है, माइल्जिया रहता है, काम करने की हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसे जो सिम्टम्स हैं ये प्रेडोमिनेंटली हम देखते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स निमोनिया में मुबतला होते हैं, जिनके लंग्स काफ़ी इफेक्ट हुए होते हैं, तो इसकी रिकवरी भी काफ़ी ग्रेजुअल होती है और ऐसे पेशेंट्स काफ़ी देर तक ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे जिस इसका सिंड्रोम का नाम दिया गया है लॉन्ग कोविड, तो ऐसे पेशेंट्स में भी इसमें भी पॉस्टुलेट हुई है कि क्या कॉज हो सकता है इसमें। देखिए, एक तो ये वायरल इन्फेक्शन जब होता है हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी वीकन हो जाता है, आप ससेप्टेबल हो जाते हैं कि उसमें बाकी इन्फेक्शन में मुबतला होने में। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ कोविड काफ़ी लोगों को स्टीरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी हालांकि उस टाइम तो बेनिफिट होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। या जैसे कोविड की वजह से हमने देखा कि कोगुलेशन डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि बॉडी में क्लॉट्स बनने की जो है कुव्वत वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। या इस वायरस में ये ऐसी भी प्रॉपर्टी है कि ये बॉडी में परसिस्ट करे, वो हालांकि इन्फेक्शस नहीं होगा, आपकी नर्व्स को इन्वॉल्व कर देता है, बाकी मसल्स को इन्वॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म सिंड्रोम जैसा पैदा होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कोविड के आ जाते हैं। हालांकि आप ये जान के भी चौंक जाएंगे कि हमने ठीक ठाक मतलब अभी तक हमारे पास 3-4 पेशेंट्स ऐसे आए जिनको कोविड निमोनिया था, और इनको पोस्ट कोविड निमोनिया हमें देखा कि लंग मैलिग्नेंसीज भी पाई गई ऐसे पेशेंट्स में, जो कि पहले इवेलुएट हुए थे बिफोर कोविड या ड्यूरिंग कोविड, ऐसी कोई उनमें अलामत नहीं थी। तो इसलिए ये जो कोविड के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं ये तो वक्त ही बताएगा कि और क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो है वो रिकवर कर लेते हैं, जो ये थकावट वगैरह भी जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है और इंसान एक नॉर्मल जिंदगी पे फिर वापस आ जाता है। जी शबीर साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपने लॉन्ग कोविड की बात की। लॉन्ग कोविड काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं, पहले भी आपने बात इस पे की कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जब कोविड हुआ था वायरस ने जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, दिल है, गुर्दे हैं, उनको एक तरह से मुतासिर किया ये। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लोगों को देखा कि अचानक से
एक दिन पहले उनको कुछ तकलीफ हुई तो पता चला उनको निमोनिया हो गया है। तो कैसे पता चले लोगों को कि लॉन्ग कोविड के असरात उनमें है? जैसे कि आपने कुछ अलामात बताई कि धड़कन, सांस फूलती है, कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा क्या चीजें ऐसी है कि जब एक शख्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, जो भी सीवियर कोविड में मुब्तला होता है, तो जब वो पेशेंट, यूजुअली ऐसे पेशेंट्स तो अस्पताल में ही होते हैं, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको हम एक क्लोज फॉलोअप किया जाए, रेगुलरली उनकी मॉनिटरिंग हो जाए। इनफैक्ट हमारी कुछ यहाँ पे रिसर्च का काम भी ऐसा चल रहा है जिसमें हम ऐसे पेशेंट्स को बड़े, अगर वो अस्पताल नहीं आ पाते हैं, एटलीस्ट टेलीफोनिक उनको फॉलोअप किया जाता है, उनको जो उनके सिम्टम्स हैं उसके बारे में पूछा जाता है, उसकी ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे मरीजों को हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे फॉलोअप में रहे। लेकिन अगर आम हम देखें तो देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की, जैसे कोविड निमोनिया में पेशेंट मुब्तला होता है, अगर उसकी ऑक्सीजन डिमांड जो है, ऑक्सीजन डिमांड घर पे ऑक्सीजन चल रहा होता है घर पे, और अगर ऐसे पेशेंट्स की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाए, यानी कि कभी वो 1-1.5 लीटर पे चल रहा है तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाए, उसको और भी कुछ सिम्टम्स आ जाए, जैसे फीवर होना, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें जी इन्फेक्शन की अलामत हो सकते हैं, या बाकी सिस्टमिक सिम्टम्स हैं, जैसे किसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, वीकनेस आ जाती है काफ़ी ज़्यादा जो डिस्प्रपोर्शनेट होती है। उसके अलावा कहीं बॉडी के किसी जिस्म के पार्ट में वीकनेस आना, ये न्यूरोलॉजिकल कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। या खुदा न खास्ता किसी का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट काफ़ी हो रहा है, या चेस्ट पेन ऐसी हो रही है, या ब्रेथलेसनेस एक्यूटली इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्रॉस से ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक पेशेंट को अलार्म एक बेल सुनाई दे सकती है, और वो अपने जो डॉक्टर साहब हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, उनसे रब्ता कायम करें, या अपनी नज़दीकी जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे रब्ता कायम करें, ताकि उनको जो है तुरंत उनको जो उनके सिम्टम्स में जो है उनका ट्रीटमेंट शुरू होकर उनकी रफाकत मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कोविड के ताल्लुक से क्या है डॉक्टर साहब, नंबर हम देख रहे हैं जी, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हम डबल डिजिट्स में फिर से जा रहे हैं, और पूरे मुल्क की सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों, एक दिन पहले हम 120 दिनों के बाद, करीबन 134 दिनों के बाद फिर से एक तरह से 4.34 जो पॉजिटिविटी रेट है उस पे चले गए। क्या यहाँ पे आपको कुछ ऐसे असरात दिखाई दे रहे हैं कि हम कोविड की तरफ जा रहे हैं, पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जो कोविड से मुतासिर हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने खुद कहा कि जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पे लोगों का आमदरफ्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो मुंबई हो या आप दिल्ली में भी देख रहे हैं कि जो वहाँ पॉजिटिविटी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, और नंबर ऑफ़ कोविड केसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम अपने यूटी की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो है जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बढ़ रही है, और नंबर ऑफ़ पॉजिटिव्स भी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में जम्मू में ज़्यादा प्रोपोर्शन है केसेस का एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, लेकिन इस टाइम हमारे यहाँ टूरिस्ट सीज़न भी है, तो लोगों का आमदरफ्त भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली फ्रॉम दीज जो मेट्रो सिटीज़ हैं। तो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग जो है उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो पहले होती थी। तो लेकिन इसमें एक चीज़ पॉजिटिव है कि जो भी अगर कोई हमारे पास कोविड इन्फेक्शन में मुब्तला आता है, अभी तक हमने ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो रही हो। नो डाउट फीवर आता है, सोर थ्रोट होता है, जो बाकी के कोविड सिम्टम्स हैं, लेकिन अभी जैसे ओमिक्रॉन में हमने देखा कि हालांकि केसेस हमारे बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन लंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और बहुत कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इस टाइम भी हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास जो एका दुका पेशेंट्स कोविड के आ रहे हैं, जो भी टेस्ट करवा रहे हैं, तो लेकिन सीवियर सिम्टम्स में मुब्तला नहीं हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी जो है ये एक अच्छी इंडिकेशन हो सकती है कि क्योंकि कोविड वायरस तो हमारे साथ ही रहेगा, ये जाएगा नहीं। केसेस बदस्तूर करके आ सकते हैं, लेकिन कोविड के डिस्प्रपोर्शनेटली इंक्रीज ना हो
तो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी इंडिकेशन मिले जिसमें हम देखेंगे कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम हम वापस जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है या जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जैसे मास्क पहनना वगैरह, वो अमल में ला सकते हैं और हम इसको आगे फैलने से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो सांस लेने की जो ये बीमारी जैसे सांस की बीमारियां होती हैं या इन्फ्लुएंजा है इसका मेन, तो इसमें आप डिस्टिंग्विश कैसे करते हो इस चीज़ को? देखिए, जो कोई भी इन्फेक्शन जब होता है तो ये एलर्जी हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इनके सिम्टम्स जो है वो यूजुअली ओवरलैप करते हैं। एलर्जी वाले पेशेंट्स को अक्सर हिस्ट्री रहती है बहुत पहले से कि हमें इस एक्सपोजर से सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं एलर्जी, और यूजुअली एलर्जिक पेशेंट्स में फीवर नहीं होता है। तो ऐसे ही जैसे अगर हम इन्फेक्शस डिजीज़ की बात करें जिसमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें जो है हम फीवर अक्सर देखते हैं कि पेशेंट्स में हो जाता है। और अगर वायरल और बैक्टीरियल को डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसमें तो जैसे अगर किसी को जुकाम होता है या बलगम होता है, तो अगर किसी को वाइटिश पानी जैसा बहता है तो यूजुअली एट्रीब्यूट करते हैं कि ये वायरल डिजीज़ है। अगर येलो ग्रीन बलगम आता है तो यूजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हुआ है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं। लेकिन अल्टीमेटली कोविड है, नॉन कोविड है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये तो हम एक टेस्ट करके ही कंफर्म कर सकते हैं ये जानने के लिए कि ये किस तरीके का इन्फेक्शन इस टाइम पेशेंट में हुआ है। तो एस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं, तो डॉक्टर साहब, लॉन्ग कोविड की आपने बात की, पिछली बार एक कन्क्लेव हुआ था यहाँ पे, तो प्रेग्नेंट लेडीज का भी एक जिक्र आया था कि इनके लिए वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और ये असर कर सकता है इन पे अगर लॉन्ग कोविड का कुछ इम्पैक्ट हो। बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन जो है वो धीरे धीरे जब भी इसमें जो भी स्टडीज़ हुई तो इसमें ग्रेजुअली एवरीबडी इज़ गेटिंग इंक्लूडेड। जैसे हम पहले अगर फ्लू की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, तो हम ये देखते थे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है ये इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट बनता था कि जिनमें ये सॉर्ट ऑफ ए मैंडेटरी थिंग था ताकि प्रेग्नेंट लेडी को भी प्रोटेक्शन मिले और उसके बच्चे को भी प्रोटेक्शन मिले। ऐसे ही जैसे कोविड का वैक्सीन आया तो इसकी भी सेफ्टी जो है असरटेन की गई, पहले अडल्ट्स में, फिर बच्चों में और साथ में लैक्टेटिंग मदर्स में, या उसके बाद प्रेगनेंसी में भी इवेलुएट किया गया। तो उसमें देखा गया कि जो है ये एब्सोल्युटली सेफ है हर किसी के लिए, और इसमें बच्चों में भी स्टडीज़ हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि एज ग्रुप जो है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, जो वैक्सीन लगाने की जो एज है उसको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस वजह से इसकी सेफ्टी जो है वो असरटेन की गई है हर किसी एज ग्रुप में, और ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसको एब्सोल्युटली सेफ पाया गया है। तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो आगे आए, वैक्सीनेट हो जाए, और इसमें इंशाल्लाह उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी और साथ में जो उनका बच्चा है जो दुनिया में आएगा उसको भी इसकी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी बिकॉज ऑफ द जो एंटीबॉडीज़ हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती हैं वो बच्चों में ट्रांसमिट होती है, तो वो भी कुछ हद तक जो बच्चों में है वो प्रोटेक्शन दे सकती है जब वो पैदा होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि दिल की बीमारी में जो मुब्तला होते हैं और जो एस्थमेटिक होते हैं और डायबिटिक होते हैं, इन पेशेंट्स को किस तरह की जो ये है एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए आज के वक्त में, जब जो कोविड-19 आपने कहा कि हमारे साथ ही रहेगा? जी देखिए, जो है सबसे बेहतर तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे डायबिटिक्स हैं वो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने में। तो इसलिए उनको जो है एक तो हाई रिस्क एरियाज़ में जहाँ पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है तो वहाँ पे ना जाए, और ऐसी अगर मजबूरी है बाहर निकलना तो वो मास्क पहने, ताकि कोई, मैं कोविड की बात नहीं करूँगा, मैं बाकी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी बात करूँगा, तो वहाँ पे वो एहतियाती तदाबीर लें। और साथ में जो हमारी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है, कोविड के अलावा जो इन्फ्लुएंजा होता है या निमोनिया का वैक्सीन होता है तो वो करा ले डायबिटिक्स, वो प्रोटेक्शन दे सकता है। या बाकी डायबिटिक्स के अलावा बाकी जो बाकी सिस्टमिक बीमारियों में मुब्तला होते हैं जिसकी वजह से एक इम्यून सिस्टम वीकन होता है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी लें तो वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा जैसे
अस्थमा की आपने बात की है, एलर्जीज की बात की, तो ऐसे पेशेंट्स में ऐसे इन्फेक्शन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारी होती है उसमें भी सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं और अटैक्स होने का इम्कान रहता है। तो इसलिए अगर एक तो वो एहतियाती तदाबीर लें, जैसे जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो हमें बाकी इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है, इवन एलर्जी से भी प्रोटेक्ट करता है मास्क जो हम पहनते हैं। इसके अलावा जो उनकी ऑलरेडी डिजीज़ है वो, क्योंकि ये अस्थमा ऐसी बीमारी होती है जो एक परमानेंट बीमारी होती है, ये इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें एक पेशेंट को हमेशा दवाई लेनी पड़ती है, न कि उस टाइम जबकि उसके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाए। इस वजह से वो अपने डॉक्टर साहिबान से रेगुलरली चेकअप कराएं और उसमें जैसे भी डॉक्टर साहब उनको एडवाइस करें इरेस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम्स, वो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली लें, जिसकी वजह से उनकी जो एग्जिस्टिंग बीमारी है वो कंट्रोल में रहेगी। और जो दिल की बीमारी में मुब्तला है, इरफान ने इरफान आपने बात की थी अभी दिल की बीमारियों का। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हार्ट अटैक सब आम हो गए हैं, ये दिल के दौरे जो पड़ते हैं, क्या कोई ताल्लुक हो सकता है? क्योंकि अक्सर बात ये होती है कि कोविड के दौरान जो वाइटल्स हैं उन पे असर पड़ा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका कोई ताल्लुक हो? नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे हमने लॉन्ग कोविड की भी बात की, जो थ्योरीज पोस्टुलेट हुई है, एक तो परसिस्टेंस ऑफ वायरस इन द बॉडी, सेकंड हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस रहता है, और थर्ड जो क्लॉट्स का बनना है, क्लॉट्स अगर बॉडी में बनते हैं, एक कोविड की वजह से एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट बनता है बॉडी में, जिसकी वजह से क्लॉट्स बन सकते हैं, और ये क्लॉट्स कहीं पे भी बन सकते हैं और किसी भी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल में बन गए, ब्लड को जहाँ पे भी जाना होता है वहाँ एक क्लॉट बन सकता है। जैसे ब्रेन में चला गया तो स्ट्रोक हो सकता है, ऐसे ही हार्ट में किसी वेसल को ब्लॉक किया तो हार्ट अटैक हो सकता है। इसके बगैर जो हमारी एक हार्ट की लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन, जो जैसे आपने सिस्टमिक रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहा, जिसमें एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस होता है, तो जिसकी वजह से एक हार्ट अटैक होने का खतरा या बाकी दिल के जो बीमारियां होने का खतरा है वो भी ये खतरा लाहक हो सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो रूल आउट करने के लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए कि एक शख्स को, देखिए, रूल आउट करने के लिए इसको कैसे पता चले कि ऐसा, इसको रूल आउट, देखिए, इसको रूल आउट करने के लिए तो एक रेगुलर एक फिजिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर साहिबान ही कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे कोई सिम्टम्स आना जिसकी वजह से वो एक अलार्म हो सकता है, जैसे बॉडी में किसी भी पार्ट में वीकनेस होना, या ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना, या चेस्ट पेन वगैरह होना, ऐसे सिम्टम्स जो है ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि इसकी कार्डियक जो है उसका हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर पेशेंट को होते हैं तो इसको फ़ौरन अपने डॉक्टर साहब से राब्ता कायम करना चाहिए, और वो उनको एडवाइस करके अगर मुलाहिजा करने की ज़रूरत है या टेस्ट करने की ज़रूरत है तो अर्ली स्टेज पे अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये कोविड-19 के मरीज़ जो हैं इनमें थ्रोम्बोटिक जो पेचीदगी हैं या कंप्लाइंसेस हम कहेंगे या कॉम्प्लिकेशंस कहेंगे, वो क्या हैं? देखिए, कोविड की कॉम्प्लिकेशंस तो एक तो ऐसी स्टेज होता है जब एक बंदा जो है कोविड इन्फेक्शन में मुबतला होता है, तो यूजुअली सिम्टम्स पहले वीक में होते हैं, तो सेकंड वीक में जो है वो बाकी सिस्टम में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे लंग्स इन्वॉल्व हो गए जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, या किडनी पे भी असर डालता है, या बाकी जो है उस टाइम एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की वजह से बाकी सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट होना भी लाहक हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे देखें तो एक तो जो नमूनिया जिसको हुआ होता है उसकी वजह से उसके लंग्स जो है वो रिकवर करने में टाइम लगते हैं, तो ये ऐसे पेशेंट जो है कुछ टाइम तक ऑक्सीजन डिपेंडेंस रहती है उनकी। इसके अलावा जैसे बाकी जो सिम्टम्स हैं, जैसे वीकनेस, थकावट होना,
काम में मन न लगना, ऐसे सिम्टम जो हैं ये काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हम देखते हैं पोस्ट कोविड। इसके अलावा जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्ट्रोक की एक पॉसिबिलिटी होती है या हार्ट का इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो हम लॉन्ग टर्म पे ऐसे पेशेंट्स में देख सकते हैं। जी शबीर साहब। डॉक्टर साहब, हमने देखा कोविड के दौरान अक्सर हमारे जो केसेस हैं, आप अभी बात कर रहे थे कि जो हमारे पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल्स में आए कोविड के लिए, उन पे हम नज़र रख रहे हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे बहुत आए, ऐसे लोगों को पता भी नहीं है। आज भी जो आजकल ये ज़ुकाम, खांसी, थकावट वगैरह के केसेस हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि वो कोविड में मुब्तला हों, क्योंकि टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल, देखिए शबीर साहब, आपने बिल्कुल बहुत सही इसको पकड़ा है कि हम जो है, क्योंकि नंबर एक तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं जो एसिम्प्टोमेटिक, हमारे 80% पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स में मुबतला होते थे और वो उनकी जो है वो खुद ही ठीक हो जाते थे, 4-5 दिन में उनके सिम्टम्स नहीं रहते थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो ऐसे इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहे हैं ये कोविड की वजह से भी हो। पहले तो एक तो टेस्ट नहीं हो रहे, टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, पहली पॉइंट ये है। और सेकंड जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो है वो टेस्ट रैपिड से करवाते हैं। रैपिड की सेंसिटिविटी जो है एज कम्पेयर टू आरटीपीसीआर बहुत कम होती है, इसलिए रैपिड में ऐसे पेशेंट्स मिस हो सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग मैं ये कहूँगा कि 15 to 25% पेशेंट्स हमारे मिस हो सकते हैं। और चूंकि हमारी यहाँ पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है ये बहुत कम डिटेक्ट कर पाते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी म्यूटेशन तो नहीं हुई है जिसकी वजह से हम ये जो सैंपल्स जो हम भेजते हैं आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्टिंग के लिए, वो उसमें बिकॉज ऑफ दीज म्यूटेशंस डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन जब तक मैं ये कहूँगा, जब तक हमारे, चूंकि वायरल डिजीजेस हमेशा हमारे साथ रही हैं, ये एक नया वायरस जो इस किटी में ऐड हुआ है और ये आया है तो हमेशा अब रहेगा ही। लेकिन वायरल इन्फेक्शंस भी हमेशा होते रहेंगे, लेकिन जब तक ये माइल्ड डिजीज कॉज कर रहे हैं तो हमें कोई अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई इंडिकेशन लगे कि हमारे अस्पतालों में जो है एडमिशन बढ़ रहा है, एडमिशन इसी वजह से बढ़ रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इसका ये हम मतलब निकाल सकते हैं कि कोई भी, वो कोविड हो या कोई वायरल इन्फेक्शन हो, ये एक सीवियर डिजीज़ इख्तियार कर रहा है और जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशंस हो रही हैं, तो वहाँ पे हमें इंटरवीन करने की अशद ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम जानकारी जो है वह आवाम तक पहुंचाई है। शबीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जेके खास में आज यहीं तक, कल फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।